2024-25 बोर्ड के जरिए शाया करदा मॉडल क्वेश्चन पेपर का हल हिस्सा दोम। तो हम सवाल नंबर 4 से रोमन 4 से शुरू करते हैं कि मंदरजा झील सवालात के जवाब 6 जुमलों में या तो नुकात में दें। तो आपको 9 सवालात 3 मार्क्स के लिए होंगे। तो आपको यहाँ पर फी सवाल के लिए जवाब कम अज़ कम 7 या 8 नुकात या जुमले लिखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। 25 समाजी इस्लाह की तहरीक और हिंदुस्तानी आज़ादी की जद्दोजहद में एनी बेसेंट के किरदार की वजाहत करें। तो हमारा मुतवक्का जो जवाब कुछ इस तरह से होना चाहिए कि ये कलीदी की आंसर्स हैं, कलीदी नुकात हैं। आप इसको बाकायदा जुमले में लिखिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 सीरियल वाइज आप नंबर्स डालें। मैंने बस इसे डॉट रखा है। एनी बेसेंट ने मसावत कायम करने की कोशिश की, माशरे में आलमगीर भाईचारा और हम आहंगी को बढ़ावा दिया। एनी बेसेंट ने आज़ादी की जद्दोजहद में अपना भरपूर ताउन किया। इसने न्यू इंडिया के नाम से एक अखबार शुरू किया। 1916 आम अहद में इसने होम रूल तहरीक शुरू की। 1917 में कांग्रेस इजलास में इसकी सदर बनी। हिंदुस्तानी फलसफे को तहरीक आज़ादी में इनका किरदार निहायत शानदार रहा। नेक्स्ट 26 जद्दोजहद आज़ादी में बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक के किरदार की वजाहत करें। 3 मार्क्स। तिलक एक इंतहा पसंद थे, बंगाल की तकसीम की मुखालिफत की, स्वदेशी तहरीक शुरू किया। तिलक ने ऐलान किया कि स्वराज मेरा पैदाइशी हक है और मैं इसे हर कीमत पर हासिल करूंगा। असल मकसद हिंदुस्तान को आज़ाद करवाना था। इनका लोगों को जद्दोजहद आज़ादी के लिए तैयार किया। हिंदुस्तानियों को मुनज़्ज़म करने के लिए मजहबी तकरीबात का सहारा लिया, जैसे गणेश, शिवाजी और दुर्गा के त्यौहार शुरू किए। इनके शाया करदा केसरी और मराठा अखबार रात में जद्दोजहद आज़ादी के मुतलक मजमून शाया किए। इन्होंने अपने इनकलाबी मज़ामीन की वजह से कैद कर लिया गया। इन्होंने जेल में गीता रहस्य नामी किताब को तरतीब दिया। तो इस तरह से आप 1 2 3 नंबर डालकर यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट ये जो 26 था वो ये सेकंड वन भी 26 है। यहाँ पर ये ऑप्शन है, यहाँ में से है। जीपीएस के क्या इस्तेमालात हैं? ग्लोबल पोजीशन ट्रैकिंग सिस्टम। तो इसको हमें कुदरती आफात की जोग्राफियाई पोजीशन या तो मकानी का अंदाजा लगाने में मुफीद है। सटीक हम का अंदाजा लगा सकते हैं। ट्रैकर्स के लिए सही मकाम और रास्तों को जानने में मददगार साबित होता है जीपीएस। फौजियों, पायलटों, माहीगिरों और मल्लाहों के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। जीपीएस सही रास्ता और सिमत दिखाता है। नकल व हमल का निज़ाम, नकल व हरकत को मुनज़्ज़म करने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। शहरों में इनके दरवाजे पर बहुत सी खिदमात के लिए ये लाइफ लाइन की तरह काम करता है। ग्लोबल गूगल मैप्स या नक्शे का रास्ता दिखाता है। अब इसी में से याद देखेंगे हम साइक्लोन तूफान के असरात क्या हैं। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल है। तो साइक्लोन बेहद तबाहकुन होते हैं, बड़े पैमाने पर अमवात का सबब बनते हैं, फसलों को तबाह कर देते हैं, नकल व हमल के रास्तों को नुकसान पहुंचाते हैं, बिजली की फराहमी को मुतासिर करते हैं, रोजमर्रा जिंदगी को भी मुतासिर करते हैं मनफी अंदाज में, मुतअद्दी बीमारियों का बास बनते हैं। तूफान से मुतासिर इलाके मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाते हैं, जिससे भारी जानी माली जायदाद का नुकसान होता है। साइक्लोन के नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाहियां हो। तो आप यहाँ पर 1 2 3 नंबर डालकर ही लिखें। कम से कम 7 से 8 नुकात। 27 जवाज पेश करें कि हिंदुस्तान ने किस तरह से 5 साला यानी 5 साला मंसूबों के दौरान मजमूई तरक्की हासिल की। तो यहाँ पर ये 5 साला मंसूबों के कामयाबियों को, हुसूलियाबियों को पूछ रहा है। इसको थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा इसने। तो शुरू करते हैं कैसे कलीदी नुकात में। ये सबसे पहले कौमी आमदनी में इजाफा हुआ 5 साला मंसूबों की वजह से। तो कुल 12 5 साला मंसूबे हुए हैं हमारे। तो फीकस आमदनी में इजाफा, पहली कौमी, फिर फीकस नहीं, फिर ज़राअत में तरक्की हुई, सनत और खिदमात के शोबों में तरक्की हुई,
ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में खुद कफीलियत हासिल हुई, हिंदुस्तान को रोज़गार के मौक़े में इजाफा हुआ, गुर्बत का ख़ात्मा हुआ, साइंस और टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त हुई, शरह ख्वानदगी और मुतवक्का उम्र में इजाफा हुआ, बच्चों की शरह अमवात और बादज़ पैदाइश की शरह अमवात में कमी देखी गई है। बैरूनी ममालिक को बरआमदात में इजाफा हुआ है, बुनियादी ढांचे की सहूलियत पेशरफ्त हुई है, यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहते हैं। जामिया कुल तौर पर कहा जाए तो हमागीर और जामिया तरक्की हुई है। उसी में से यह है, जवाब पेश करें कि पंचायत राज इदारे दही तरक्की में किस तरह नुमायां किरदार अदा करते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है, लेकिन ये बहुत सादा सा सवाल है आपके लिए। पंचायत राज इदारे के तरक्की के किरदार क्या हैं या तो उनके काम क्या हैं। तो जवाब कुछ इस तरह से हम शुरू करेंगे। मैंने जैसे कहा था 1 2 3 नंबर डालेंगे आप। सबसे पहले ये है, देहात में बुनियादी सहूलियात फराहम करना। कैसे? मसलन सड़कें, नालियाँ, पीने का पानी, गलियों के कमकमे, बैतुल खला का इंतज़ाम, स्कूल, हस्पतालें और इमारतें, मार्केट और मार्केट के यार्ड्स वगैरह तैयार करना। प्राइमरी तालीम की हौसला अफजाई करना और उसके बाद में सानवी तालीम, स्कूल की तालीम को हौसला अफजाई करना, यहाँ पर हाई स्कूल का। बालिग तालीम बालगान की हौसला अफजाई करना और फ़नी और पेशावाराना तरबियत को फराहम करना। सेहत की सहूलियात की तौसी, देहात में अवामी तकसीम का यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का निज़ाम को सटीक और ठीक बनाना। दही और घरेलू सनतों की तरक्की देना। MG बनेगा, महात्मा गांधी नेशनल गारंटी एम्प्लॉयमेंट स्कीम प्रोग्राम को के जरिए से बराए रोजगार और सही निफाज करना। इंदिरा आवास योजना जैसी हाउसिंग स्कीमें फराहम करना, रोजगार के मजीद मौके पैदा करना, ज़राअत की तरक्की करना, लोगों के मयारी ज़िंदगी को बेहतर बनाना, आपसी किसियत को बढ़ाना, ज़मीनी इस्लाहात और बुनियादी सहूलियतों को फराहम करना। यत्ता सब भी कब करना वानो रहे सो पैसे आको खाको बैठे रहते हैं, लेकिन हमें इंशाल्लाह हमें इसमें जाको करेंगे। नेक्स्ट 28, बैंक खाता खोलने के या तो रखने के फायदे फायदेमंद है कैसे? तो अगर आपका बैंक अकाउंट है तो उसके क्या क्या फायदे हैं, सिंपली। तो जवाब कुछ इस तरह से है, बैंक अकाउंट रकम की, हमारी जो रकम है महफूज तहवील में सहूलियत फराहम करता है। लेन देन में बैंक अकाउंट की अदायगी करने में मदद करता है। तो बैंक अकाउंट खाता रकम जमा करने में मदद करता है। खातेदारों को एडवांस यानी पेशगी का लोन कर्जा मिलता है। बैंक खाते से हमवार माली लेन देन में मदद करता है। बैंक खाता महफूज डिपॉजिट लॉकर की सहूलियत मुहैया करता है। अकाउंट्स आपकी जरूरियात के मुताबिक खोलने का मौका देता है। जरूरत पड़ने पर रकम मुंतकिल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में से एक सवाल दिया गया है, यहाँ पर कारोबारी तंजीमकार एंटरप्रेन्योरशिप मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं कैसे? तो हमें बताना है कि इनके असल किरदार यानी मुल्क की मईशत में इनका किरदार क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जवाब मुतवक्का, कारोबारी तंजीमकार यानी एंटरप्रेन्योरशिप अवाम की गैर मुफीद बचत को सरमाया के अंदाज में जमा करते हैं। ये लोग वसाइल को सनतों के आगाज के लिए यानी उनको बुनियाद रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कारीगरों को तकनीकी तौर पर अहल अफराद और पेशावाराना अफराद को बड़े पैमाने पर रोजगार फराहम करते हैं। मुल्क की मजमूई घरेलू पैदावार और GDP और फिकस आमदनी को बढ़ाने में मदद करते हैं। अफराद की महारतों को मुअस्सिर तरीके से इस्तेमाल के लिए हौसला अफजाई करते हैं, जदीद मसनूआत और खिदमात फराहम करते हैं और बाजार में इक्तसादी तरक्की का बास बनते हैं। बेहतरीन अशिया को कम कीमतों पर अवाम को मुहैया करके इनकी मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, इस सही कोशिश करते हैं। कारखानों को तरक्की फराहम करते हैं और ये दही इलाकों में सनतों का क़याम करते हैं। इलाकाई तफरीकात को दूर करने की कोशिश करते हैं। आमदनी और सरमाया को एक जगह से एक ही जगह मरकजियत बनने को घटाकर समाज को फरोग में मदद देते हैं। जैसे अभी अंडे दे रहे हैं ना हमारे अजीम प्रेम जी विप्रो वाले, मुल्क की बरआमद तिजारत को फरोग देते हैं। या आमद होना चाहिए था, बिरादरी हुआ है। नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं और जदीद तरीके कार के जरिए से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। तो आज के जितने मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अदानीज, अंबानीज, टाटा, बिरलाज, इनकी ये लोग क्या काम करती हैं को यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट
29। मुस्तकिल जमींदारी निजाम और रैयतवारी निजाम में क्या फर्क है? बस सिंपल आपको फर्क देना है। आप एक काम कीजिए, एक तरफ रैयतवारी लिख दीजिए और दूसरी तरफ मुस्तकिल जमींदारी के मुतल्लक लिख दीजिए, या तो आप 50-50 करके उसमें फर्क लिख सकते हैं। आप रैयतवारी निजाम पहले देखते हैं। रैयतवारी निजाम, किसान जमीन के मालिक बन गए रैयतवारी निजाम की वजह से, इसीलिए इसको रैयतवारी निजाम कहा जाता है। किसानों को बहुत फायदा पहुंचा इससे। इसके जमीन के टिलर यानी काश्तकार को मालिक के तौर पर तस्लीम किया गया। पैदावार का 50% बतौर लगान या तो लैंड टैक्स के तो कंपनी हुकूमत को अदा करना था, किसान अदा करना था। 1792 में अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मिनरो ने मुतारिफ करवाया और उसके बाद में 1801 आम अहद में 12 महल मद्रास में है, तमिलनाडु में मद्रास, मैसूर, त्रियम मुंबई में भी मुतारफ करवाया। लगान की मुद्दत 30 साल के लिए मुख्तस की गई। उसके बाद में आगे उसे तरमीम कर सकते थे, यानी बढ़ा सकते थे या तो घटा सकते थे। घटाती तो नहीं, बढ़ाती चुनो। अब हम देखेंगे मुस्तकिल जमींदारी निजाम, यानी फर्क देख रहे हैं ना। तो अब जमींदार जमीन का मालिक बन गया, यानी अब पूरी जितनी जमीन इनके हवाले की जाती है वो खुद जमींदार एक मालिक बन गया। जमींदार को फायदा पहुंचता था इसके जरिए से। कंपनी को हर साल एक मुकर्ररा तारीख पर मुकर्ररा लगान यानी जमीनी टैक्स अदा करना होता जमींदारों को। किसानों को शदीद नुकसान हुआ क्योंकि इस्तेसाल का सामना करना पड़ता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इसको मुतारफ करवाया, परमानेंट सेटलमेंट को। अच्छा, तो फिर कहाँ कहाँ ये? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्रा और वाराणसी, यानी उस वक्त का जो बंगाल प्रोविंस था वो बड़ा प्रोविंस, वहां पर और सेंट्रल प्रोविंस में इसको मुतारफ करवाया गया। बरतानवी सरकार ने अपने कारामद और फायदे पहुंचाने वाले जमींदार को चुनते यानी इंतखाब करते थे। इस निजाम ने एक नया समाजी ग्रोह बनाया जिसने अंग्रेजों की मदद की और उनके पॉलिसियों में साथ दिया। वो लंबा है तो मैं उसे जरा शॉर्ट करके लिख सकते हैं पॉइंट्स बना को। 30 पलासी या फलासी जंग अंग्रेजों के लिए हिंदुस्तान में अपनी इक्तदार या तो पावर ताकत कायम करने का पहला कदम था। इस बयान को साबित करें। बहुत सिंपल है, आपको ये बताना है कि आफ्टर द फ्लासी जंग जो कुछ भी हुआ उसको आप लिख देना है, यहाँ पर नताइज भी लिखना है। देखो उसे किस तरह से ट्विस्ट करके पूछ लिया उसने। ये जंग हिंदुस्तानियों में मौजूद ना इत्तफाकी, गैर अखलाकी, गैर इंतजामी हालत और इसके जमाने के ताजिरों की गलत ख्यालात की अक्कासी को जाहिर करता है। फर्स्ट। दूसरा, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को धोखे से कत्ल किया गया इसी जंग में। हजरत है ना मीर जाफर नमक हराम, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। इसी वायदे की वजह से उसको पकड़ कत्ल किया था ना। कंपनी ने बंगाल में तिजारत के लिए खुसूसी हुकूक हासिल कर लिए विदाउट टैक्स पेइंग, पॉकेट के लाइसेंस मिले इनको। सिराज को के कोलकाता पर हमला करने के मुआहिदे के तौर मुआवजे के तौर पर आना चाहिए था। मुआवजे यानी हर्जाने के तौर पर मीर जाफर कंपनी को जंगी हर्जाने के तौर पर 17 करोड़ 70 लाख रुपए अदा किए। मीर जाफर कंपनी और इसके नौकरों के हाथ एक कठपुतली बन गया। कठपुतली ही चाहते थे। इसका खजाना तो खाली होने यानी मीर जाफर का खजाना, कोलकाता का खजाना बंगाल का खाली होने लगा, मगर इधर कंपनी की लालची अफसरों का पेट न भरा। तब मीर जाफर को नाअहल समझकर नवाब के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया और इसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। इतने पॉइंट्स लिख दो, आप काफी हैं। नेक्स्ट 31, हिंदुस्तानी हुकूमत ने सिन्फी इम्तियाज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर अगर अकलियत आ गया करके तो वो छड़ रही तो 6 नंबर उनका लिखने का। यहाँ सिन्फी इम्तियाज पूछ रहा तो जस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मर्द औरत का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो उतना ही लिखने का। खात्मे के लिए बहुत से इकदामात किए हैं। इस बयान को जवाज पेश कीजिए। तो इसका जवाब पेश करना है आपको कि हुकूमत ने क्या कौन कौन से इकदामात इनको मिटाने के लिए किए हैं। तो सबसे पहले जवाब मुतवक्का जवाब शुरू करते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे, इस पर देख रहे होंगे कि सारे के सारी चीजें किताब में से उठाई गई है, क्योंकि ये कलीजी नुकात इस्तिलाही जबान या तो किताबी जबान से ही होंगे। हमारे वर्ड्स में लिखती हैं हमें तो हाँ वो खुलासा लिखते हैं उर्दू कन्नड़ इंग्लिश में लिखने का। यहाँ नहीं बाबा, इसको ऐसा ही याद करने का, ऐसा ही लिखने का। अगर नहीं आ रहा है तो अपनी जबान में लिखने का। नहीं मामूसी नकटा मामू अच्छा, लेकिन ऐसा लिखे तो मार्क्स देते, समझाना। पेपर भरा को सवाल के ऊपर सवाल लिखे तो कई सवालों का एक जवाब बनाए तो मार्क्स मिलने वाले नहीं। आगे, मरकजी और रियासती हुकूमतें
में हुकूमतों में खवातीन और बच्चों की बहबूदी की वज़ारत कायम की गई। देख दो, एकदम फर्स्ट वज़ारत कायम की गई। खवातीन की तालीम और तरक्की को बेहतर बनाने के लिए शुरू किए हैं। यहाँ पर सिनफी इम्तियाज़ का मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा इसका जो शिकार हैं, जो पिछड़ा तबका है, वो औरतों का तबका है, तालीमी लिहाज से, माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से। इसीलिए उनको अफलेट कराना, उनको आगे बढ़ाना, उनको बहाल करना। मरकजी और रियासती सरकारी मुलाजिमतों की भर्ती में खवातीन को रिजर्वेशन मुख्तस हैं सीटें 33% से भी ज़्यादा। हैदराबाद कर्नाटक में केके में तो बहुत ही ज़्यादा है। कौमी और रियासती खवातीन कमीशन कायम किया गया है। देखिए, अब खवातीन के कमीशंस भी कायम है। रियासती सतह पर खवातीन की तरक्की कारपोरेशन कायम किए गए हैं। कमीशन अलग है, कारपोरेशन अलग, बाबानो। उसके बाद में सखी व्हाट्सएप शुरू किया गया है। सखी यहाँ पर औरतों के ग्रीवेंसेस, जो भी उनके शिकायतें हैं, उसको इसके जरिए से हल करने की कोशिश की है। खवातीन पर तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट 2005 में ही नाफिज किया गया है। अभी तक अभी कौन सी भी सजाएं नहीं हो रही। काम करने की जगहों पर खवातीन की जिनसी हिरासानी को रोकथाम का एक्ट बनाया गया है। 2013 के कानून के मुताबिक कर्नाटक में मकामी हुकूमतों में खवातीन के लिए 50%, 50% अक्का 50% नशिस्तें मुख्तस हैं। खवातीन के लिए हेल्पलाइन नंबर 1091 सहूलियत फराहम की गई है। पार्लियामेंट ने 128 तरमीम के मुताबिक दस्तूर की तरमीम के बाद नारी शक्ति वंदना एक्ट संशोधन या तरमीम पास किया है, जिसके तहत खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन दिया जाना तय पाया है। लोग कहां पर है? लोकसभा, राज्यसभा और रियासती कानून साज असेंबलियों में। लेकिन वो कब इंप्लीमेंट होता देखना। अब पास तो कर को रखे उसे साइड में, बस आप इतना लिखे तो भी इसमें बहुत सारे मार्क्स आपको। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 32 का, मुनज़्ज़म मजदूर और गैर मुनज़्ज़म मजदूर से कैसे मुख्तलिफ हैं। यानी सिंपली आप उनका डिफरेंस पूछ रहा है, इसमें क्या फ़र्क है पूछ रहा। आप एक तरीका यह है कि आप लाइन मार के दरमियान में 50 यानी मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो मुस्तकिल एक तरफ मुनज़्ज़म लिखकर फिर वहाँ नेक्स्ट में क्या है गैर मुनज़्ज़म भी लिख सकते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है। इसका अपोजिट वो है, लेकिन इसके अलावा भी चंद ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसके अलावा भी हैं, उसको हमें वहां लिखना। चलिए शुरू करते हैं। मुनज़्ज़म मजदूर कानून और पाबंद कायद मुकर्ररा कामकाज के शोबों में काम करने वालों को मुनज़्ज़म मजदूर कहा जाता है। सबसे पहले ये हम देखेंगे कि ये इनका जो तकर्रुर होता है वो कानून के तहत ही होता है और बाकायदा तौर पर मुकर्रर। मुनज़्ज़म शोबे में मजदूर अपने काम को पाबंद कानून से कर लेते हैं। यहाँ पर डेडलॉक रहता है, टाइमिंग रहता है, बोझ बराबर करना बाबानो। इक़्तिदार, मकाम व मर्तबा भी मुनज़्ज़म होता है। यहाँ पर ग्रेडिंग रहते हैं, ये प्लस ये बी सी डी दर्जे, इस तरह से। मुनज़्ज़म मजदूरों के लिए खुसूसी महारतें, तरबियत, हुनरमंदी, तजुर्बा और तालीमी सलाहियत के मौके रहते हैं। यहाँ पर मुनज़्ज़म में अगर आप कोई खुसूसी महारत है, तरबियत है, हुनरमंदी है, सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, तालीम ज़्यादा हुई तो आपको प्रमोशन दिया जाएगा। मास्तरां को छोड़ को दूसरे डिपार्टमेंट वाले पियोन हुए तो आगे चलकर तहसीलदार डीसी होता है, मास्टर आएगा तो मास्टर आता है, मास्टर रिटायरमेंट होता है। इनके कामों के सारे मामलात की तहरीरी अंदाज में होते हैं। सब काम एकदम रिटर्न मामूल होगा, ऊंच मूछ क्या बोलने का नहीं है। इनको एक मुकर्रर तनख्वाहें, महंगाई का भत्ता, छुट्टियों के दौरान तनख्वाहें और वजीफे आबी की सहूलियत होती है। एकदम सिंपल है। महंगाई का भत्ता भी डीए कर को मिलता साल में 2 मरतबा। उसके बाद में छुट्टियां फुगट के 10 CL ना 15 EL ना, फिर उसके बाद में भी उन्हें मरा इन्हें मरा वो छुट्टियां। उसके बाद में वो जयंती ये जयंती, तनख्वाहें और वजीफे अभी, और उसके बाद में एकदम आराम से रहने का रिटायरमेंट 2005 वाले पहले वाले, अब वाले नहीं, जरा तरास में है नो वजीफे अभी मिलती। इसके वास्ते तुम्हें भी अच्छा पढ़ लिख को नौकरी लगो, आराम पेंशन खाकर रोकते। इसके अलावा तिब्बी सहूलियात भी दी जाती हैं इनको, मेडिकल सहूलियत रहती है घर में। और उसके बाद में अब कहाँ ये सब है, ये कंपनियां, तालीमी इदारे, बैंक, फौज, निजी कंपनियां, सरकारी महकमे, कितने 18 से 70 तक निजी काम करने वालों की शनाख्त मुनज़्ज़म मजदूरों के तौर पर की गई है। अब इसके बाद मामू आता है अपोजिट, जो ज़्यादातर मुसलमान कहाँ रहते हैं। अब वहाँ आएंगे हमें गैर मुनज़्ज़म मजदूर, 99% के ऊपर भी हैं, 99.99। किसी भी कायदे कानून या किसी तंजीम के मातहत मुख्तलिफ कामों काज में खुद को शामिल करते हुए रोजाना की उजरत
डेली बेसिस के ऊपर, या जिसे नफा बख्श काम करने वालों को गैर मुनज़्ज़म मजदूर करते हैं, हफ्तेवारी, डेली, ऐसा। गैर मुनज़्ज़म मजदूरों के काम करने का इलाका मैदान निहायत ही वसी है, सबसे ज़्यादा है, 92% से भी ज़्यादा है, और सरकार के मातहत नहीं होते, इनको सरकार संबंधित नहीं। मसलन तामीरी शोबे में काम करने वाले, घरेलू खिदमात में डोमेस्टिक सर्विस करने वाले, और उसके बाद में ज़रई मजदूर, और गली कुचों में तरकारी फरोख्त करने वाले, हाथ रुपए सब्बज की अली पाक, और उसके बाद में सवारियों की मरम्मत मिस्त्रियाँ, और उसके बाद में ठेले वाले, बंडी लाने वाले, सरकारी तरकारी और अशिया को फरोख्त करने वाले इस ग्रोह में शामिल हैं। तो इतना लिखना मामू लोग, वो तो पूरा लिखने का नहीं, लेकिन मेरा मतलब क्या कहते हो, पॉइंट्स बना को लिखने का। नेक्स्ट 33, मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है क्यों? अब देखो कितना सिंपल सवाल है कि मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ हमें क्यों करनी चाहिए। क्योंकि मिट्टी एक महदूद वसीला है, तो ना मालूम है, ऊपर की सिर्फ 12 इंच 13 इंच मिट्टी उतना हमारे काम की रहती है, जरखेजी रहती है, बाकी की बेफायदा। इसलिए महदूद वसीला है, ज़मीन पर जिंदगी को कई तरीकों से सहारा देती है। मिट्टी फसलों और दूसरे पौधों की बुनियाद है। हम लोग मिट्टी नहीं रहे तो फसलें किसलें, खाने पीने का कैसा, इंसानों और जानवरों को खुराक फराहम करती है। मिट्टी ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को बरकरार रखने और सतह की पानी को फिल्टर करने में मदद करती है। जितने आबी ज़खायर नीचे हैं ना, वो फिल्टर होकर जा रहे हैं। सो और बाद में मिट्टी है तो ठीक है, नहीं तो हर जगह कंक्रीट रोड़ा हो तो पानी अंदर जाना कैसा, रिचार्ज कैसा होना। मिट्टी के बगैर ज़मीनी पानी को रिचार्ज करना मुश्किल होगा और हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में पानी की कमी हो को लोग घड़ेले को पंचायत को जा रहे हैं। मिट्टी मुख्तलिफ किस्म की जिंदगी का घर है, आपको मालूम है, बशमूल पौधे, जानवर, माइक्रोरिज्म। मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ अनवा और माहौलियाती निज़ाम की बका को यकीनी बनाने में मदद करता है। तरक्की और इक़्तिसादी तरक्की के लिए मिट्टी बेहद ज़रूरी है। मिट्टी के कटाव की वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी का हजम कम होते जाता है, क्यों डिपोजिट हो रही ना जी, वो पानी तालाबों में, दरियाओं में कुदरती चश्मे सूख जाते हैं, ब्लॉक होते हैं। चूंकि हिंदुस्तान बुनियादी तौर पर ज़राअत पर मुनहसर मिलकर 69% से भी ज़्यादा सब जने हमारे सर के खेड़े में हैं, इसकी पैदावारी सलाहियत कम होगी। मिट्टी के कटाव जरखेजी ऊपर निकलेगी तो कहाँ ना उपज, लिहाजा हम मिट्टी की जरखेजी और पैदावारी सलाहियत को महफूज रखना चाहते हैं। इस तरह से हम मिट्टी के कटाव की रोकथाम जरूरी है। इसलिए अब नेक्स्ट है रोमन अदद 5 मंदरजा झील सवालात के जवाब तकरीबन 8 या 10 जुमले या नुकात में दीजिए। तो देखो 4 मार्क्स दे रहा, बोले मतलब एकदम सॉलिड पॉइंट लिखे तो 8, थोड़ा हमें ज्यादा कम करते रहते हैं, इसीलिए 10 लिख को आने का अच्छा खासा टाइम रहता तुम्हारा। चलिए शुरू करते हैं। 34 से स्टार्ट हमारे। हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी की माशी और फौजी असबाब की वजाहत करें। देखो एकदम फेवरेट इसका, इसके वास्ते एकदम 4 मार्क्स के लिए पूछ लिया है। ये सबक में से अच्छा खासा मार्क्स आते रहते हैं। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले मामूलो माशी असबाब देखेंगे। इंग्लैंड में सनती इनकलाब की वजह से हिंदुस्तानी दस्तकार और घरेलू सनतें, कॉटेज इंडस्ट्री को काबिले लिहाज नुकसान उठाना पड़ा। इंग्लैंड तो खुद एक ताजिर मुल्क था, सनतों की कारगाह बन गया, वर्कशॉप बना, सो हमें उठा को कच्चा माल देने का, उन्होंने वहां से फिनिश्ड गुड आइटम लेकर आने का। हिंदुस्तानी कारीगर बेरोजगार हो गए, पारचा बाफी और ऊन की सनतें कमजोर हो गई। के लिए हमारे हिंदुस्तान कदीम तौर पर मुगलों के दौर से, दिल्ली सलातनों के दौर से मशहूर था पारचा बाफी कपड़ों के। इसी तरह घरेलू सनतों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। अंग्रेज़ों के ज़रिए से जारी करदा ज़मीनी लगान पॉलिसियाँ कौन कौन से, मुस्तकिल, महलवारी, रैयतवारी और इनामी कमीशन की वजह से किसानों पर बहुत ज़्यादा लगान का बोझ पड़ा और माशी मसाइल से 2-4 हुए, 5-6 हुए कर बोलने को भी। अब देखेंगे फौजी असबाब, नेक्स्ट वाला उसमें से कि 4 मार्क्स है, उसे 2 मार्क्स देता, इसे 2 मार्क्स, कम से कम वहाँ एक 3-4 लिखना पॉइंट्स, यहाँ एक 3। बरतानवी फौज में हिंदुस्तानी सिपाहियों की हालत अफसोसनाक थी। पिटी मनसब, तनख्वाहें, तरक्की के मौके में जो अंग्रेज सिपाहियों को हासिल थे वो हिंदुस्तानी सिपाही से महरूम थे। बाबा नो हमें जाको सूबेदार रहेगा तो लास्ट मरे तक का भी सूबेदार, सैलरी भी हो, बाद में भत्ता हो, प्रमोशन हो, नहीं मिलता था ना। हिंदुस्तानी सिपाहियों की मजहबी जज्बात भी मजरू भी क्या, कुत्ता सुअर के वो सब भी चरबियाँ कतरों कर बोलने वाले उन्होंने। फिर इन्हें इसके अलावा क्या करते थे, बैरूनी ममालिक की खिदमत के लिए समंदर पार भी हमला जाना पड़ता था। समंदर पार करेगा तो हमारे हिंदुस्तान भाइयों में क्या है अगर बोले तो धर्म भ्रष्ट होता कर को उनका एक अकीदा था, तो मजबूर किया गया। तो इस तरह से आप, और इसके अलावा भी
विदेशी राजाओं पे जो फौजी थे वो भी बेरोजगार हो गए, तो वो भी बदजन हो गए। ये भी एक इसका रीजन था। नेक्स्ट टिप है, मैसूर को एक मिसाली या मॉडल स्टेट बनाने में कृष्णराज वडेयर चहरम की शराकतें या तो अतियाजात या तो देन लिखिए। देखो सिंपल, वो बार बार क्या पूछे तो भी वो लिखने का, कृष्ण राज वडेयर चहरम आएगा तो ये लिखने चालू करने का, समझाना। यस, शुरू करते हैं। तालीम को फैलाने में दिलचस्पी थी हजरत को, तो इसीलिए प्राइमरी स्कूलों में फीस को खत्म कर दिया। तो कितना बड़ा काम किया, लड़कियों की तालीम में मदद की और मैसूर यूनिवर्सिटी का क़याम इन्हीं के हाथों से हुआ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का क़याम हुआ, IISc। देखो सब लोग बोलते हैं इतना 2014 के बाद में आई, देखो ये सब पहले छुई। नई रेलवे लाइंस बिछाई गई इन्हीं के दौर में। छोटे और बड़े पैमाने की सनतें शुरू की, कानून साज काउंसिल बनाई और उसको वसत दी, तोसी की। मौसीकीकारों फन और फने तामीर की हौसला अफजाई की। अच्छा खासा दरबार में बजा लेकर बैठने वालों को पैसा गिसा देते थे ऐसा जी। तरक्की याफ्ता आबपाशी में इन्होंने इजाफा किया। नेक्स्ट, बेलगोला के करीब कावेरी के पार एक ब्रिज की तामीर किया गया। तलबा को स्कॉलरशिप देना शुरू किया इन्होंने, कहा तालीम के वास्ते जारी रखने के वास्ते बैरूनी ममालिक में। हॉस्टल्स भी बनाए इनके। लोहा और स्टील फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, भद्रावती का कागज के मिलें, मंडिया में शुगर मिलें, मैसूर में संदल के तेल की फैक्ट्री, बेंगलुरु में साबुन की फैक्ट्री, केमिकल एंड फर्टिलाइजर फैक्ट्री वगैरह का क़याम आया। कृष्णराज वडेयर एक सादा तबीयत और मुअस्सिर मुंतजिम थे। इन्होंने फनून लतीफ़ा की तरफ बहुत दिलचस्पी थी और इसने श्यामा शास्त्री जैसे मौसीकीकारों की हौसला अफजाई की। मैसूर इनकी इंतजामिया की वजह से एक मिसाली रियासत, मॉडल स्टेट बन गई। इसीलिए बापू ने इनको कहा था राजश्री। इतना लिखे तो काफी है, 4 मार्क्स आपके आराम से मिल जाएंगे। 36, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबियों या कारनामों की फहरिस्त बनाई है। तो मुतवा का जवाब आपको इस तरह से लिखना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने कोरिया के तनाज़ा, स्वेज़ नहर के बहरान और वियतनाम जैसे मसाइल को हल किया। कश्मीर और फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़े को हल के लिए मुसलसल काम कर रहा है और नाकाम रह रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा तख़फ़ीफ़ असला के मकसद को हासिल करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है। आलमी बैंक, IMF, बैनुल अक़वामी मालियाती फंड, तिजारती इदारे वगैरह के जरिए से माशी, मालियाती और बैनुल अक़वामी तिजारत से मुतल्लक़ मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहा है। आलमी इदारा सेहत के जरिए से मुतअद्दी और गैर मुतअद्दी अमराज को ख़त्म करने की कोशिश जारी है। आलमी इंसानी हुकूक के ऐलान के साथ साथ दुनिया भर में इनके निफाज, ये वो दूसरा निफाज आए हैं जाने का में कोशिश कर रहा है। नस्ल परस्ती, साम्राज्यशाही और नौ आबादियात के खात्मे के लिए कोशिश कर रहा है। माहौल की आलमी हिद्दत के नुकसानदा असरात को रोकने की कोशिश कर रहा है और UNO ने जौहरी तख़फ़ीफ़ असलाह पर काम कर रहा है। सर्द जंग का खात्मा इसी ने किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने तीसरी आलमी जंग के इम्कान को रोका रखा है और अमन को बरकरार रखने की फोर्सेस यानी पीस कीपिंग फोर्सेस को तक़वियत दी है उसका क़याम करके। इक़्तिसादी और मालियाती कामयाबियां बहुत सारी हैं और समाजी कामयाबी बहुत सारी हैं। नेक्स्ट 37, सुर्ख मिट्टी और काली मिट्टी से कैसे मुख्तलिफ है या फ़र्क है बताइए। सिंपल है, सुर्ख लाल रहती है, काली काली रहती है। काली मिट्टी को रेगर या रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि मिट्टी कपास की फसल के लिए बेहद मौजू है। इस काली मिट्टी से काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। काली कपास की मिट्टी के इलाके को दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। इसमें चिकनी मिट्टी के ज़रात ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। ये जरखेज और पानी को रोकने के अहल तादाद ज़्यादा होता है इसमें। इस किस्म की मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के मगरबी इलाकों और शुमाली कर्नाटक में पाई जाती है। इसमें चूना या चूने का पत्थर, मैग्नीशियम कार्बोनेट की बड़ी मिकदार मौजूद होती है। यह खुश्क ज़रात के लिए मौजू है। यहाँ पर कपास, जवार, गेहूँ, प्याज, मिर्च, तंबाकू, तेल के बीज, लीमू, अंगूर इस किस्म की अच्छी तरह से एकदम फर्स्ट क्लास उग आते हैं। तंबाकू। अब हम लाल मिट्टी के बारे में देख लेते हैं। या तो फ़र्क लिखना जैसा मैं बता रहा था आपको, बीच में भी हाशिया में करके कर सकते हैं दो पार्ट में, नहीं तो अलग अलग से। लाल मिट्टी जजीर नुमा
कि सतह मर्तफा में लाल मिट्टी बड़ी मिकदार में मुनकसिम है और ये लाल मिट्टी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भी है। जुनूब में कन्याकुमारी से मध्य प्रदेश में झांसी तक ये देखी जा सकती है। गुजरात में कच्छ के इलाके से झारखंड में राजमहल हिल्स तक फैली हुई है। इस किस्म की मिट्टी में उगाई जाने वाली अहम फसलें रागी, तंबाकू, तेल के बीज और जहां आबपाशी आने का था, आबपाशी सहूलियत है वहां धान, गन्ना, कपास वगैरह की फसलें उगाई जाती है। लेकिन तो 4 मार्च एकदम फिक्स। अब हमें आते हैं एड्रेस इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे बच्चे यहाँ एड्रेस लिखते नहीं, सवाल नंबर ज़ीली सवाल भी नहीं लिखते, अहम सवाल भी नहीं लिखते। 38 कंपलसरी डालने का और इसका सवाल जो रोमन सवाल नंबर है वो भी डालने का। आपको फराहम करदा यानी इसका मतलब नक्शा हमना पहले से मिल रहा है प्रिंटेड। हिंदुस्तान के नक्शे में दर्ज झील में से 5 को निशानदेही कीजिए। देखो 7 दिया, ऑप्शन दिया फर्स्ट क्लास, 2 ऑप्शन दिया, तो आपको इसमें से सिर्फ 5 करना है। कौन कौन से हैं? लाल बहादुर शास्त्री आबी जखेरा, अहमदाबाद, 82, मशरकी तुले बलद, विशाखापट्टनम, हिंदुस्तान की कदीम तरीन बंदरगाह, ब्रह्मपुर और गुवाहाटी भी पढ़ सकते हैं, टी भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बाकायदा तौर पर तस्वीर में दिखाया गया है। यहाँ पर एक को लाल बहादुर शास्त्री आप ए कर लेने का, अहमदाबाद बी, 82 सी, हिंदुस्तान की कदीम तरीन बंदरगाह डी, चेन्नई एक्सप्रेस, और उसके बाद में नेक्स्ट है ब्रह्मपुर ई, वो भी क्या है तमिलनाडु में, और सॉरी माफ कीजिए एफ, और उसके बाद में आखिर में जो जी है वो गुवाहाटी। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आउट ऑफ आउट गारंटी 80 के 80। अब एक पेपर है कुछ घर में जोरू उनको पूछ को उन परमिशन दे तो हल कर को डाल दो।